हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से भी चल रही होगी। चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदलना है। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जो हमारे चैनल पर करवाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट थ्योरी कवर कर रहे थे राजस्थान की। जो नए 50 जिले और 10 संभागों के आधार पर ये थ्योरी रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम कई चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत हमने कई चैप्टरों को तो देखा है। इसके अलावा हमने देखा था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने 7-8 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। पूरा मरुस्थल लगभग लगभग पूरा मरुस्थल हम पढ़ चुके थे। मरुस्थल से संबंधित कुछ चीज़ें थी, 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आगे हम अरावली पर्वतमाला को आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की हेडिंग हो जाएगी, हमने थार के मरुस्थल से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो डिस्कस की हैं कि खड़ीन किसे कहते हैं, पलाया, पजाया, पेडीमेंट, बजादा ये क्या चीज़ होती है, मरो क्या होता है, बहादुरा बालकस क्या होता है। इसके अलावा थार के मरुस्थल के प्रकार पड़े थे, इर्ग, रैग, हमादा। चट्टानी पथरीली मरुस्थल को हमादा कहते हैं, रैग कहते हैं, और रेतीले और पथरीले भाग को रैग, और इर्ग कहते हैं रेतीले भाग को। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। चलिए दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा अपन का। तो उस जो मरुस्थल के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती है उसे बोलते हैं मरुदभिद। क्या बोलते हैं? मरुदभिद। और मरुदभिद अपन किसे कहते हैं, या फिर इसका नाम अन्य नाम हो जाएगा जीरोफाइटा। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट। तो मरुदभिद और जीरोफाइट अपन किसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये किसका नाम है मरुदभिद और जीरोफाइट। तो यह हो जाएगा, ये क्या है, अपन से पूछ ले ये क्या है। तो यह है मरुस्थलीय वनस्पति है। क्या है? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति। तो यह मरुस्थलीय वनस्पति है। क्या हो जाएगी? ये मरुस्थलीय वनस्पति एक प्रकार से। और यह अपन बात करें इस मरुस्थलीय वनस्पति की, तो इसकी अपन विशेषताओं के बारे में बात करें, मतलब एक प्रकार से कैसी होती है, कैसी होती है। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है वह कैसी होती है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो मरुस्थल की वनस्पति से संबंधित बात करें तो सबसे पहली बात करें इसकी जड़ों की। किसकी बात करें? जो मरुस्थल के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती हैं, जो अपन बात करें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो मरुस्थल में क्या है, पानी की मात्रा है कम, और रेत सर्वाधिक पाया जाता है। वहाँ पर क्या है, तो अपन पेड़ पौधे होते हैं उनकी अलग ही विशेषता होती है। एक तो होता है जो पानी एवं आर्द्र जगह पर, या फिर जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहती है वहाँ के वृक्षों की तुलना में। और मरुस्थल के अंतर्गत जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए पीने का पानी तक सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ की वनस्पतियों में अंतर होता है। तो वो अंतर क्या होता है, अपन जड़ों की बात करें तो मरुस्थल के अंतर्गत जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जड़ होती है वो क्या होती है, गहरी। क्या होती हैं? गहरी। अब गहरी होने का कारण है, जैसे कोई ज़मीन है और यहाँ पे कोई वृक्ष लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या है, वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो जड़ है, तो ये क्या है, इनको चाहिएगा पानी। वृक्ष के लिए क्या चाहिए, पानी। तो ये वृक्ष की जड़ें पानी के इंतजार में ये लंबी होती 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 क्या चली जाती है, गहरी चली जाती है, गहराई में पानी की वजह से, ठीक है, भटकती भटकती। तो इसकी जो जड़ें होती हैं मरुस्थल के अंदर का जो वनस्पति होती है उनकी जड़ कैसी होती हैं, तो वो होती हैं गहरी। कैसी होती हैं? गहरी होती हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, तो वो करते हैं छाल के बारे में। किसके बारे में? छाल। तो इसके जो पेड़ के ऊपर जो छाल होती है, ठीक है, मृतक सेल होती हैं, वो जम जम करके जो छाल बन जाती है पेड़ के ऊपर, ठीक है, तो वो छाल होती हैं जो खोपटा उतरते हैं ना उसके उसके ऊपर से, वो परत से उचलने लग जाती है पेड़ के ऊपर से, तो उन्हें बोलते हैं अपन छाल। और छाल कैसी होती है इसकी, पानी की कमी होने की वजह से छाल होती है मोटी। क्या होती है? मोटी। ताकि क्या, पेड़ की जो क्या होता है, पेड़ का जो अंदर पानी आए पेड़ के अंतर्गत, वृक्ष के अंतर्गत, वो पानी जल्दी किसके एनवायरनमेंट में नहीं आए, उस वजह से गर्म हवाएं चलती है ना, उनके एनवायरनमेंट में नहीं आए, इस वजह से उसकी छाल होती है वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। इसके अलावा हम बात करें पत्तियों की, पेड़ है तो पेड़ के अंतर्गत क्या पाई जाएंगी, पत्तियां। तो वृक्ष के अंतर्गत वनस्पतियों के अंतर्गत क्या पाई जाती है,
पत्तियां पाई जाती हैं। और पत्तियों की अपन बात करें तो इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं। पहली बात तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और साथ में कैसी होती हैं, तो वो होती हैं कटीली। तो छोटी छोटी होती हैं, इसके साथ में कैसी होती है अपन की, एक होती है ये कटीली। ठीक है, तो पत्तियां छोटी छोटी और कटीली होती है, छाल होती है मोटी। इसके अलावा जड़ें होती है, तो जड़ कैसी होती है, गहरी होती है। मरुस्थल को क्या अन्य नामों से, किस नाम से जाना जाता है मरुस्थल को, तो मरुस्थल को धूल दानव, धूल दानव एवं कठिनाइयों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो मरुस्थल को क्या कहा जाता है, मरुस्थल को कठिनाइयों एवं धूल दानव का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है रेत। और रेत के अंतर्गत अपन बात करें मरुस्थल के, ना तो यहाँ पानी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ना पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से क्या पाया जाती हैं, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है मनुष्य जीवन को, क्या है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और रेत ही रेत उड़ता है, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जमा हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारी रेत की वजह से समस्या आंधी लगती हैं, गर्म हवा चलने लग जाती है। तो वो क्या है, दानव एकदम राक्षस का कार्य करता है, कौन, रेत। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है मरुस्थल को धूल दानव और कठिनाइयों का क्या कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। धूल दानव और कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। थार मरुस्थल को विश्व में सर्वाधिक, जो अपन मरुस्थलों की बात करें तो विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं, उनमें उन मरुस्थलों की तुलना में जो थार मरुस्थल है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता और जनसंख्या वाला क्या है, मरुस्थल। तो ये विशेषता हो जाएगी एक तो थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक, थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक क्या क्या चीज पाई जाती है विश्व की तुलना में सर्वाधिक थार के मरुस्थल में। अपन की बात करें मरुस्थल की, तो विश्व में अपन के राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है, इसके अलावा और जगह काफी ऐसी हैं जहां पर पानी की मात्रा कम है और रेत रेती पाया जाता है, थार पाया जाता है, पूरा डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, तो तो अपन की राजस्थान के जो मरुस्थल है उसमें क्या विशेषता है उनकी तुलना में, तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, जैव विविधता पाई जाती है। तो उनकी तुलना में क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता, विविधता पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक जो जनसंख्या है, और जनसंख्या भी यहाँ निवास करती है, तो थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल की तुलना में कोई ऐसा किसी भी कंट्री का कोई मरुस्थल नहीं जिसके अंतर्गत थार के मरुस्थल के बराबर जनसंख्या बिलोंग करती हो। तो जनसंख्या और जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल है जो थार मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा धूल दानव कहते हैं, कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। थार मरुस्थल के अंतर्गत जो वनस्पतियां पाई जाती है वो जड़ें गहरी, छाल मोटी और पत्तियां छोटी और कटीली होती हैं। कैसी होती हैं, पत्तियां छोटी और कटीली होती हैं। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा, एक अपन बात करें थार के मरुस्थल के अंतर्गत से अपन के जो अवशेष मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, जैसे कि वो किस काल के हैं, तो टर्सरी कालीन, क्या है, टर्सरी, टर्सरी कालीन अवशेष। तो टर्सरी कालीन अवशेष हैं, उनकी बात करें अपन थार के मरुस्थल के अंतर्गत, तो इसकी भी बात कर देते। पहली बात अपन बात करें, अपसादी चट्टानें मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर क्या पाई जाती हैं, तो अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, तो मरुस्थल के अंतर्गत अपसादी चट्टानें मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो अपसादी चट्टानें हैं वो क्या मरुस्थल में पाई जाती हैं, तो मरुस्थल के अंतर्गत क्या पाई जाती है, तो अपसादी चट्टानें पाई जाती है मरुस्थल के अंतर्गत। और दूसरी बात करें, दूसरी चट्टानें कौन सी हो जाएंगी, तो टर्सरी, तो टर्सरी चट्टानें से ऊर्जा खनिज मिलते हैं। टर्सरी चट्टान होती हैं और टर्सरी चट्टानों के अंतर्गत से क्या मिलते हैं, ऊर्जा खनिज मिलते हैं। और मरुस्थल के अंतर्गत कौन सी पाई जाती है, तो अपसादी चट्टानें पाई जाती है और टर्सरी भी पाई जाती है, लेकिन टर्सरी चट्टानों से क्या है,
ऊर्जा खनिज सर्वाधिक मिलते हैं? मिले हैं। तो मरुस्थल के अंतर्गत अपसादी चट्टानें पाई जाती है और टर्सरी भी पाई जाती है। अपन हम बात करें अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, वो क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है मरुस्थल के अंतर्गत। और टर्सरी चट्टानों से ऊर्जा खनिज मिले हैं। और ऊर्जा खनिज कौन कौन से मिले हैं? पहली बात करें ऊर्जा के अपन पेट्रोल की, किसकी बात करें? ऊर्जा का एक स्रोत है जिसका नाम है पेट्रोलियम। किसकी बात करें? पेट्रोलियम की बात करें फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो वो हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला भी ऊर्जा का है। अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। तो अपन 3 पॉइंट हैं। टर्सरी चट्टानों से जो ऊर्जा खनिज मिलते हैं, तो पहला मिलेगा पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के क्या मिलते हैं अपन को? खनिज मिलते हैं टर्सरी चट्टानों के अंतर्गत से। इसके अलावा अपन बात करें रेगिस्तान के मार्च की, किसकी बात करें? नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? मार्च का मतलब क्या होता है? तो वो बात करें अपन, क्या होता है रेगिस्तान का मार्च, क्या होता है? तो क्या की बात करें तो मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का प्रसार, अपन बात करें फैलाव, या फिर अपन बात करें विस्तार। तो मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का जो मार्च, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? जो मरुस्थल के अंतर्गत जो उसका विस्तार होना है, विस्तार होना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्च। तो मरुस्थल का विस्तार होना, प्रसार होना, फैलाव होना, मतलब मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो उसे बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च होना। मरुस्थल बढ़ रहा है, उसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। एक हमने कल बाल का स्तूप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बाल का स्तूप पढ़ा था, जो कि क्या है? रेगिस्तान के मार्च में सर्वाधिक योगदान होता है। वो क्या होता, कौन सा बाल का स्तूप पढ़ा आपने? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कमेंट करके बताना है। तो मरुस्थल का प्रसार, प्रसार जो फैलाव विस्तार होना है, उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। तो वो करने वाले हैं किसकी? कि रेगिस्तान का जो मार्च, प्रसार और विस्तार होता है, यह कब होता है? कब होता है? किस महीने के अंतर्गत होता है रेगिस्तान का मार्च, प्रसार, विस्तार है? यह सर्वाधिक कब होता है? तो ये होता है गर्मियों के टाइम में। क्या होता है? गर्मियों के अंतर्गत धूल क्या है? ज़्यादा उड़ती है, और ज़्यादा उड़ती है तो वो क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो ये कब होती है? गर्मी। और गर्मी कब पड़ती हैं? अप्रैल और मई माह के अंतर्गत। कहाँ पड़ती हैं? अप्रैल और मई माह के अंतर्गत पड़ती हैं। और कहाँ पर होता है? आपसे पूछ ले कहाँ पर होता है। तो अपन बात करें पूरे इंडिया के अंतर्गत, तो इंडिया में सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में? तो हरियाणा के अंतर्गत हो रहा है। किसके अंतर्गत हो रहा है? हरियाणा के अंतर्गत हो रहा है। और राजस्थान के गांव की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में एक गांव पड़ता है, और वह गांव कौन सा हो जाएगा? तो वह गांव हो जाएगा नाचना गांव जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? नाचना गांव जैसलमेर के अंतर्गत क्या हो रहा है? सर्वाधिक प्रसार विस्तार हो रहा है। तो नाचना गांव जैसलमेर में क्या किया जा रहा है? तो सर्वाधिक किसका? रेगिस्तान का जो मार्च है और रेगिस्तान का प्रसार विस्तार है, जो अप्रैल मई माह में होता है, तो यह कहाँ पर हो रहा है सर्वाधिक? राजस्थान के अंतर्गत, तो नाचना गांव जैसलमेर में। अगर पूरे इंडिया की ऑल ओवर बात करें तो सर्वाधिक हरियाणा के अंतर्गत हो रहा है। अपन नेक्स्ट बात करें किसकी? तो दिशा की। तो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत? दिशा की बात करें तो दिशा हो जाएगी इसकी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है? रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जैसे अपन का ये अपन का रेगिस्तान जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये क्या है? अरावली। तो अपन का इंडिया का मैप ये दिख रहा है आपको, जल्दी से बना देता हूँ। तो ये अपन के क्या है? राजस्थान का मैप। किसका मैप है? इंडिया नहीं, राजस्थान का। भी इंडिया गलत बोलते, ये राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप के अंतर्गत ये क्या है? अरावली। और अरावली से इधर क्या है? पूरा मरुस्थल है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो क्या है? प्रसार विस्तार हो रहा है मरुस्थल का, तो वो हो रहा है अपन की दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा से क्या हो रहा है? इस दिशा की साइड से, इधर से यूं हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से इधर की साइड में, मतलब इस दिशा की ओर हो रहा है। तो इस दिशा से लेके और किधर की साइड में जा रहा है? फिर ये मरुस्थल का प्रसार विस्तार होते हुए, तो ये जा रहा है अपन की उत्तर पूरब की ओर। किधर की साइड में जा रहा है? उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो आपको बता दिया कि राजस्थान के अंतर्गत दक्षिण और पश्चिम से किधर की साइड में विस्तार हो रहा है? तो वो हो रहा है उत्तर पूरब की ओर। किधर हो रहा है? उत्तर पूरब की ओर हो रहा है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दिशा के अलावा सर्वाधिक जो योगदान है किसमें, रेगिस्तान में के विस्तार में, प्रसार में, या फिर अपन बात करें रेगिस्तान के मार्च में। जो सर्वाधिक योगदान की बात करें, किसकी बात करें, योगदान की बात करें, सर्वाधिक योगदान की, तो सर्वाधिक योगदान किसका हो रहा है इसमें, तो सर्वाधिक योगदान है वो हो जाएगा किसका, बरखान बालका स्तूप का। किसका हो जाएगा, बरखान बालुका स्तूप का। तो बरखान बालका स्तूप का सर्वाधिक योगदान है रेगिस्तान के या थार के मरुस्थल के प्रसार विस्तार और रेगिस्तान के मार्च में। ठीक है, बरखान बालका स्तूप अर्धचंद्राकार बालका स्तूप होता है। हमने पढ़ा था ये बरखान बालका स्तूप के समय, तो उसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि ये क्या है, वनस्पति रहित बालका स्तूप होता है बरखान बालका स्तूप। सर्वाधिक प्रसार विस्तार और मार्च में योगदान होता है किसका, रेगिस्तान के मार्च में किसका, बरखान बालका स्तूप का। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है बरखान बालका स्तूप, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कवर करवा दिया गया है। जिन बच्चों ने, जब भी तो बोलता हूँ कि जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि शुरू से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। ठीक है, तो शुरू से क्लासों को जरूर देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अपन बात करें, एक अपने पढ़ा था इंसेलवर्ग। इंसेलवर्ग क्या होता है कि अपन की क्या है, मरुस्थल में हवा एवं वायु के अपर्दन के पश्चात शेष बची हुई छोटी पहाड़ियों को इंसेलवर्ग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने काफ़ी चीज़ें मरुस्थल के अंतर्गत डिस्कस की है। लगभग 4-5 क्लासेस लगातार मरुस्थल से संबंधित रही है, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखी। बालका स्तूप क्या होता है, क्या उसके अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों के अंतर्गत हम काफ़ी पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया है। थली किसे कहते हैं, इसके अलावा हम ऊपर बात करी तली किसे कहते हैं, इंसेलवर्ग किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आकलबुड फॉसिल पार्क क्या होता है, आकलबुड फॉसिल पार्क उसके बारे में चर्चा की थी। वनस्पति के बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं। भादरा बाल कैसे मरहो, बाल सन क्या होता है, पेडीमेंट पैजादा बजादा, ये सारी चीज़ें, लाठी सीरी चांदन नलकूप बाप बॉर्डर के नकलिस्तान मरुस्थल से संबंधित सारी चीज़ें, बिड़बिड़ क्या कहते हैं अपन के, लोनी बेसिन, जवाई बेसिन, नौहर, रन, लवनीय पादप, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका क्या, थार का मरुस्थल, और मरुस्थल से संबंधित सारी चीज़ें हमने लगभग डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी हमने अभी तक कवर कराया आपके लिए मरुस्थल के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और एग्जाम में इन कुछ जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ाई है, इससे एक नंबर का भी एक क्वेश्चन भी आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी मिलने वाला है सभी इसके अंतर्गत से मिलने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए समझाया है। ठीक है, नए आंकड़ों के अनुसार। चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी हम मरुस्थल को यहीं पर बैंड अप करते हैं, क्योंकि मरुस्थल हो चुका है आपका पूरा समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपको अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम देखने वाले हैं नए आंकड़ों के अनुसार, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज क्या है, थोड़ा सा काम भी है, और आपका एक टॉपिक मरुस्थल पूरा खत्म भी हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक नई क्लास के साथ में स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।